हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज इस वीडियो में हम जो है इन टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है अगर आपका जो है एग्ज़ाम आने वाले समय में है तो। देखें, 10 तारीख तक जो है एग्ज़ाम होना था, 10 मार्च तक, लेकिन अब जो है एग्ज़ाम 15 मार्च तक होगा। ठीक है, क्योंकि जो अभी पांचवा फेज़ का जो एडमिट कार्ड या कहें कि सिटी इंटीमेट जारी किया गया है वो 15 मार्च तक है। यानी कि अब ये आपका जो एग्ज़ाम है वो 15 मार्च तक जाएगा। 3 दिन बाद उसकी आंसर की आती है। ठीक है, और उसके एक हफ्ते बाद जो है रिजल्ट आता है, जैसा कि आप लोगों को सबको पता है। ठीक है, तो जिन जिन लोगों का अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है उन उन लोगों के लिए जो है ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। और अगर आप लोगों ने हमारी पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देखें। और भी अगर किसी प्रकार का अपडेट है तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। रचनात्मक मूल्यांकन पे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, रचनात्मक मूल्यांकन पे क्वेश्चन पूछे गए हैं कई सारे शिफ्ट में। इसे निर्माणात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट आपको इसमें याद रखना है कि रचनात्मक मूल्यांकन को फॉर्मेटिव असेसमेंट इंग्लिश में कहते हैं इसे। ठीक है, और रचनात्मक मूल्यांकन इसे हिंदी में कहते हैं। और रचनात्मक मूल्यांकन को निर्माणात्मक मूल्यांकन भी कहा जाता है। अब इसके अंतर्गत होता ये है कि कक्षा में जो अध्यापक होता है वो बच्चे से जो है सवाल पूछता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि तुरंत ही जो है इवेल्युएशन कर लिया जाता है कि बच्चे ने कितना सीखा कितना नहीं सीखा। जैसे कि एक टीचर है, उसने कोई कुछ पढ़ाया और उसके जैसे ही पार्ट उसने ख़त्म किया तुरंत उससे संबंधित कोई सवाल जब वो पूछता है तो उसे हम कहते हैं वो रचनात्मक मूल्यांकन कर रहा है। ठीक है, एक होता है योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है, योगात्मक मूल्यांकन। अब ये मूल्यांकन जो है इस प्रकार के मूल्यांकन में होता है सभी क्षेत्रों का जो है मूल्यांकन किया जाता है। इसमें ना सिर्फ शिक्षा का बल्कि उसकी जितनी भी गतिविधियां होती हैं स्कूल से संबंधित वो सभी का अध्ययन किया जाता है और अंत में जो है उसका परिणाम बताया जाता है। और आपसे पूछ सकता है निदानात्मक, नैदानिक मूल्यांकन भी आपसे पूछा जा सकता है। इस प्रकार के मूल्यांकन में ये होता है कि जो बच्चा होता है उसकी समस्याओं का निदान किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार के मूल्यांकन में पहले समस्याओं को जाना जाता है, फिर उसके बाद जो समस्या आ रही है उसका समाधान जब किया जाता है तो वो कहलाता है निदानात्मक मूल्यांकन। समाकल शिक्षा पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अभी तक नहीं पूछा गया है समाकल शिक्षा। ठीक है, समाकल शिक्षा की जो अवधारणा है वो अरबिंदो के द्वारा दी गई थी, श्री अरविंदो के द्वारा दी गई थी। ठीक है ना, श्री अरविंदो। और आपसे पूछ सकता है कि प्राथमिक शिक्षा की अवधारणा किसने दी है। प्राथमिक शिक्षा की अवधारणा, तो प्राथमिक शिक्षा की अवधारणा दी है महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने प्राथमिक शिक्षा की अवधारणा दी है। और प्राकृतिक शिक्षा की अगर हम बात करें, प्राकृतिक शिक्षा की, तो इसका समर्थन किया है रूसो ने। और अनुभवात्मक शिक्षा की अगर हम बात यहाँ पे करें तो इसका समर्थन या कहें कि यह अवधारणा जो है वो जॉन डेवी के द्वारा दी गई है। ठीक है, समाकल शिक्षा की श्री अरविंदो के द्वारा या अरविंद घोष के द्वारा। और प्राथमिक शिक्षा की अवधारणा महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी की शिक्षा की जो सिद्धांत उसे नई तालीम कहा जाता है। ठीक है, नई तालीम। और उसके बाद प्राकृतिक शिक्षा की अवधारणा रूसो ने दी थी। रूसो का मानना यह है कि बच्चा जो है वो प्रकृति से जुड़कर ही जो है सीख सकता है। और अनुभवात्मक शिक्षा की जो अवधारणा है वो जॉन डेवी के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है अनुसंधान के लघु रूप कौन सा होता है। लघु रूप तो आपसे पूछ सकता है, तो अनुसंधान का जो लघु रूप होता है वो समन्वेशी जो अनुसंधान होता है उसे कहते हैं। ठीक है, समन्वेशी अनुसंधान को जो है अनुसंधान का लघु रूप कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि किसी घटना के दो या दो से अधिक पहलुओं के बीच जो है वो रिलेशन यानी कि संबंध जो है उसको स्पष्ट करने का प्रयास इस अनुसंधान में किया जाता है। ठीक है, आपसे क्रियात्मक अनुसंधान पूछ सकता है। क्रियात्मक अनुसंधान, अब क्रियात्मक अनुसंधान जो है इस अनुसंधान में यह है कि किसी भी तत्काल समस्या का जो है समाधान इसके तहत निकाला जाता है। ठीक है,
तत्काल समस्या का जो है समाधान इसके तहत निकाला जाता है। और भी कई टाइप के जो है अनुसंधान जो है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, जो मैंने हैंड रिटन नोट्स पे वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप उसे ज़रूर देखें। ठीक है, लगभग रिसर्च पे 3 से 4 वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी हैं, जिसमें पूरा टू द पॉइंट बातें बता रखी हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट जो है स्पेशल मैंने बना रखी है एक्सप्लेनेशन वीडियो के नाम से। ठीक है, तो प्लेलिस्ट पे जाएं, वहाँ पर आपको जो है ये वीडियो सारी मिल जाएंगी। ठीक, अब जो नेक्स्ट है वो है शोध रिपोर्ट लेखन का क्रम आपसे पूछ सकता है कि भाई आपको जो है स्टेप दे देगा, कहेगा उसको जो है क्रम में लगाइए। तो 2-3 बातें आपको याद रखनी है, जैसे कि अगर हम कोई भी शोध रिपोर्ट लिखते हैं तो सबसे लास्ट में जो होती है उसे परिशिष्टि कहते हैं। ठीक है, परिशिष्ट कहते हैं जिसे। फिर उससे पहले जो होता है उसे ग्रंथ सूची कहते हैं, ग्रंथ सूची कहते हैं। ठीक है, लास्ट में तो आपको ये याद रखना है। और शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में आपको याद रखना है कि सबसे पहले इसमें होता है अनुभाग। ठीक है, और उसके बाद होता है विषय सूची, और फिर उसके बाद होता है सारांश। ठीक है, तो शुरू के और अंत के क्रम आपको याद रखने हैं। अंत में क्या होता है, ग्रंथ सूची और परिशिष्टि। सबसे लास्ट में परिशिष्टि होता है और सेकंड लास्ट में ग्रंथ सूची होता है। जबकि शुरुआत अगर की जाती है तो अनुभाग से, फिर विषय सूची से, फिर सारांश से की जाती है। ठीक है, तो मैं इसे मिटा देता हूँ। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर आपने इसे लिख लिया होगा। देखिए, जितने भी टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर कोई टॉपिक इसमें मिस भी हो जाता तो आप खुद भी जो है उस टॉपिक पर रिसर्च करें, खुद ब खुद उसके ऊपर जो है अपने व्यूज़ बनाएं। अगर आपके पास कोई किताब है तो आप उसका सहारा भी ले सकते हैं, लेकिन टॉपिक आप जो मैं करवा रहा हूँ उस पर ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो प्रदूषण में आपसे क्वेश्चन बन सकता है। अगर हम कार्बनिक तत्व की बात करें, ठीक है, कार्बनिक तत्व की बात करते हैं तो वो आ जाता है प्रोटीन, ठीक है, लिपिड्स, और इसी में आ जाता है अमीनो अम्ल। ठीक है, और अकार्बनिक पदार्थों की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाता है मृदा, ठीक है, जल, वायु, प्रकाश, खनिज आदि। ठीक है, ये आ जाता है अकार्बनिक में। ओजोन गैस से सवाल नहीं पूछा गया, यहाँ से पूछा जा सकता है। ओजोन गैस को O3 लिखते हैं, यानी 3 ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बनती है ये गैस। ये गैस जो है समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, समताप मंडल में पाई जाती है, और ये हमें अल्ट्रावायलेट रेज जो आती है, यूवी रेज जो आती है, जैसे हिंदी में हम कहते हैं पराबैंगनी किरणें, उनसे हमारी रक्षा करती है। ठीक है, अगर ये गैस ख़त्म होती है समताप मंडल में तो सूरज की जो ये किरणें हैं यूवी रेज, ये पृथ्वी पर सीधे आएंगी। ठीक है, तो ये स्किन कैंसर का कारण बनती हैं। ठीक है, स्किन कैंसर का कारण बनती हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाती हैं ये। SDG इंडेक्स को तो आपको नहीं छोड़ना है, SDG इंडेक्स पे जो है आपको अच्छे से आना चाहिए। मैं पहले भी करवा चुका हूँ। ठीक है, एक मिनट, मैंने पहले भी जो है इसको करवा रखा है, और एक बार फिर से जो है मैं आपको करवा देता हूँ। ये देखिए, SDG इंडेक्स 17 गोल्स हैं, सारे याद होने चाहिए आपको। एक बार फिर से, जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि पहले जो है इसमें पॉवर्टी है, दूसरा जो गोल है वो हंगर है, तीसरा जो है गुड हेल्थ है, चौथा जो है क्वालिटी एजुकेशन, पांचवा जेंडर इक्वालिटी, छठा क्लीन वाटर, सातवां अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, आठवां है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नौवां है इंडस्ट्री इनोवेशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स, 10वां है रिड्यूस इनइक्वालिटीज़, फिर सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, फिर 12वां जो है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शंस एंड प्रोडक्शंस, 13वां है क्लाइमेट चेंज, ये सुपर इंपॉर्टेंट है 13वां, इसे आपको याद रखना है। 16वां है लाइफ बिलो वाटर एंड लाइफ ऑन वाटर जो है 15वां है। 16वां है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। 17वां है पार्टनरशिप फॉर द गोल। ठीक है, ये लास्ट है 17वां। ये 17 गोल्स हैं जो 2030 तक जो है पूरे करने के लक्ष्य रखे गए हैं इसमें। ठीक है, तो SDG इंडेक्स को और भी जो है आप बारीकी से पढ़ सकते हैं और किसी भी तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं।
DI अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं या जो मैथमेटिकल रीजनिंग से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको सॉल्व करना चाहते हैं तो 3 टॉपिक पर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। पहला है परसेंटेज, दूसरा है रेशियो, तीसरा है लॉस एंड प्रॉफिट। ठीक है, प्रतिशत, अनुपात और लाभ और हानि, और एलसीएम भी आपको आना चाहिए, एलसीएम एचसीएफ। इस टॉपिक पर अगर आप की पकड़ है तो आप DI में और मैथमेटिकल रीजनिंग के कोई भी क्वेश्चंस मिस नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपकी पकड़ पे नहीं है तो आप DI जैसे सवालों को नहीं सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि DI जो है वो इसी पे बेस्ड आ रही है। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इसकी वीडियोस जो है हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। और मैंने कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन किया हुआ है और साथ ही साथ इस वीडियो में बता भी रखा है कि किस तरीके से सवाल जो है एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और उनका सॉल्यूशन भी बता रखा है। तो वो वीडियोस आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे क्लिक करके आप देख पाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।